कंटिन्यूइंग फ्रॉम हेयर पार्ट 1 थोड़ा सा स्किप हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। इट विल बी x + 4 = प्लस माइनस √26 एंड फिर जो है वो एक बार ये प्लस के साथ सॉल्व होगा, एक बार माइनस के साथ क्वाड्रेटिक की तरह। √+√26 -4, ठीक है, और x = -√26 -4, ठीक है। लेकिन ये 4 बाहर रहेगा और ये 4 भी बाहर है, ठीक है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये माइनस इसके बाहर है, 26 के अंदर नहीं है। ये भी प्लस इसके बाहर है, अंदर नहीं है, तो ये थोड़ा सा देख लें, सही। अच्छा, कमिंग ऑन टू वर्ड्स क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत आसानी से फार्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो याद रिविजन हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का मतलब है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। दिस इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर द इक्वेशन, ठीक है। अभी आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये वर्कशीट भेजूँगा, इसमें से भाई फार्मूलाज निकाल लेना, अलग से फार्मूलाज बनाने का भी टाइम नहीं है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। फिर हम आते हैं ग्रेडियंट के फार्मूले पे। तो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। फिर आता है मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2 होल 2 डिवाइडेड बाय y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस हो तो ग्रेडियंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है। मतलब जो इसका ग्रेडियंट होगा वही इसका ग्रेडियंट होगा, m1 = m2। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस हो तो जो इसका ग्रेडियंट होगा m1, वो इसका परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना लियो। तो m1 और m2 क्या होगा, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इसका मतलब m1 और m2 के ग्रेडियंट में नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा केस। मतलब अगर m1 का ग्रेडियंट आपके पास 2 है तो m2 का ग्रेडियंट क्या होगा, -1/2, ठीक है। अगर 2 है m1 का ग्रेडियंट तो m2 का ग्रेडियंट -1/2। रेसिप्रोकल करा, 2 को 1/2 बनाया और फिर वो ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछे, एक इक्वेशन दी हुई हो, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, 2y = x, लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है 2y = x + 3, ठीक है। y = x + 3 पूछे तो, और एक इक्वेशन ये दी हुई हो और एक इक्वेशन दी हुई हो y = 3x + 4। तो ये दो इक्वेशन है और वो पूछ रहा है कि भाई ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों की इक्वेशन है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट क्या करेगी। तो दोनों को क्या कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। वही साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड लगाओगे आप, ठीक है, सही है। इसके बाद हमारे पास होती है, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को मैंने बड़े डिटेल में पढ़ाया है। आपके पास वर्कशीट है, उस वर्कशीट को थोड़ा सा देख लेना, इनइक्वालिटीज़ समझ आ जाएगी। बस इनइक्वालिटीज़ में ये देख लो कि अगर इस साइड है तो ग्रेटर दैन इक्वल्स होगा, शेयरिंग हो रही है इस साइड वर्टिकल की राइट साइड, तो ग्रेटर दैन इक्वल्स होगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड है तो लेसर दैन इक्वल्स होगा और विद सॉलिड लाइन पे लेसर दैन इक्वल्स होता है और ग्रेटर दैन इक्वल्स हो। अगर डॉटेड लाइन होगी तो सिर्फ ग्रेटर दैन और लेसर दैन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अप और डाउन वाला भी केस है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अप वाले में हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, और डाउन वाले में हमारे पास क्या होगा, अगर शेडिंग हुई हुई है तो लेसर दैन इक्वल्स टू, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन है तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y = a, मतलब कोई भी y = कोई भी नंबर हो सकता है। अगर पॉजिटिव में तो y = 3, नेगेटिव में तो y = -3। इसी तरीके से अगर वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो x = b का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की किसी भी तरीके से x = ठीक है, उस पर लिखी जा सकती है। फिर स्लांट लाइन का मैंने बताया कि स्लांट लाइन के 2 पॉइंट्स कोई भी देख के, अगर लाइन बनी हुई है और उसकी इक्वेशन बनानी तो कोई भी 2 पॉइंट्स देखो, उसका ग्रेडियंट निकालो और फिर y = mx + c में डालो और उसकी इक्वेशन बना लो, ठीक है।
ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सही। इसके अलावा और अगर आपके पास ऑलरेडी स्लैंट लाइन और ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है और आपने स्लैंट लाइन बनानी है, तो आप उसके कोई भी 3 पॉइंट ले लो, टेबल बनाओ, एक्स में 3 वैल्यूज़ ले लो, 0, 1 और 2। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन दी हुई है 3x + 4 की, आपने लाइन बनानी है ग्राफ पे, तो आप x की वैल्यू 0, 1, 2 ले लो, इस इक्वेशन में पुट करो, x की जगह y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0 पुट करने पे y आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही 1 पुट करने पे y आएगा 7, 2 पुट करने पे y आएगा 10। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप अपने ग्राफ पे 0 पे 4 पुट कर दोगे, x 0 है तो y 4 है, पहला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर x 1 है तो y क्या आ जाएगा 7। तो इस तरीके से ना डिफरेंट हो सकती है। सही। फिर हम वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशन में हमारे पास आ सकता है इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन y = kx की कहानी होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है? डायरेक्ट। और इन्वर्स की कहानी क्या होती है? y = k/x वाली कहानी किसकी होती है? इन्वर्स की कहानी होती है। ओके, गॉट इट? समझे ये बात को? इन्वर्स की कहानी क्या है और डायरेक्ट की कहानी क्या है? अच्छा सर, अभी हमें ये बताएं कि ये P1 और P2 ये दोनों से रिलेटेड वीडियो है, P1 और P2 से, ठीक है। P1 और P2 दोनों से रिलेटेड है। इसमें अब आप जैसे सर्ट्स वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह है, तो इट डिपेंड्स कि वो जो है वो आपके पास P1 में आते हैं, P2 में नहीं आते। अच्छा, P2 से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक्स क्या आएंगे? देखो, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बता दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह बता दिया, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बता दिया, ये सारी चीज़ें बता दी, नंबर्स को थोड़ा बता दिया। अच्छा, अब हम जो है ना वो मेन चीज़ों पर चलते हैं कि सिमिलैरिटी वगैरह जो है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास इसमें आएगी। किस में? P2 में। जैसे सिमिलैरिटी का कैसे आ सकता है सवाल? सर, सिमिलैरिटी में रेशोज़ आ सकता है, ठीक है। सिमिलैरिटी में रेशोज़ लाइक 2 ट्रायंगल्स गिवन है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब वो कह सकता है कि ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 6 है, और वो कह सकता है ये ABC है और ये PQR है, ये आपके पास 8 है और ये आपके पास x है। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये फाइंड आउट करनी है, XPQ फाइंड करनी है। तो आप रेशो बनाओगे। रेशो कैसे बनता है भाई? कौन सी साइड किस साइड के सिमिलर है, ये देख के आपने रेशो बनाना होता है। ये वाली साइड इस साइड के सिमिलर है, ये वाली साइड इस साइड के सिमिलर है, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के सिमिलर है। तो हम कहेंगे भाई ये दोनों साइडें सिमिलर है। अगर हम देखें तो हमारे पास AC और PR, तो AC और हमारे पास अननोन क्या है? हमारे पास अननोन ये है, तो सबसे पहले अननोन रखा करो। हमने PQ रखा और PQ की सिमिलर साइड क्या है? AB, तो उसके नीचे इसका रेशो बनाया हमने रखा। अब PR और PR की नीचे वाली। अच्छा देखो, अगर एक बार ये वाले की पहले साइड रख लिया ना, तो फिर दूसरी भी सामने भी उसी की पहले रखी जाएगी, ठीक है। तो अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास PR है तो उसके साथ की सिमिलर साइड क्या है? AC। अब PQ की जगह क्या रखोगे आप? X। AB की जगह क्या रखोगे आप? 6। PR की जगह आप क्या रखोगे? PR की जगह रखोगे 8 और AC की जगह रखोगे 7। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 6 उधर जाके हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई। तो x = 8/7 मल्टीप्लाई बाय 6। जब आप 8 6 48 और 48/7 करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी? x की वैल्यू होगी, बिकॉज पेपर 2 है तो कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो ये सिमिलैरिटी की रेशो जनरेशन हो गई। फिर सिमिलैरिटी में एक चीज़ आती है, 2D शेप हो तो आपके पास क्या आता है? 2D शेप्स में एरिया। जब आप 2D शेप्स की बात करते हो सिमिलैरिटी के अंदर, 2D शेप्स मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ये सारी चीज़ों की। तो अगर आप इस 2D शेप्स की बात करते हो तो 2D शेप्स में एरिया निकालने के लिए आए तो एरिया 1/2 = L1/L2 का होल स्क्वायर लगेगा। इसी तरीके से 3D शेप्स की बात आए तो 3D शेप्स में क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम निकालने की बात आए और सिमिलैरिटी हो तो वॉल्यूम में आपके पास फॉर्मूला लगेगा V1/V2 = L1/L2 का होल क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अब थोड़ा सा हम आगे चलें, अगर हम मैं आप लोगों को उसके भी फार्मूलाज आगे साथ इंसर्ट कर दूंगा। किसके? सर 3D शेप्स और 2D शेप्स की। ये देखो, ये तुम्हारे लिए बनाया हुआ था, ठीक है। यही सारी चीज़ें मैं तुम लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा। स्फीयर, इमेस्फीयर, सारी चीज़ें ये लिखी हुई है इसको। तो ये फार्मूला शीट भी आप लोग को PDF में मिल जाएगी, वो वाली PDF भी मिल जाएगी। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, इसलिए इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और ना ही मैं अभी इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन हुए तो आज अपलोड है एज वेल एज, ठीक है। अच्छा, बात करें सर किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 3 पहले तो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। कौन से?
कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये हमारे पास क्या होता है, थीटा इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और ये वाली 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज, सॉरी नीचे वाले के सामने 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है वो बेस होती है। इस तरीके से फैसला करना आना चाहिए आपको पेपर में। सबसे पहले साइड्स मार्क करोगे, इसके बाद सबसे पहले आपके पास आता है एक थ्योरम दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। वो जब लगता है जब आपके पास दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जब लगता है जब आपके पास दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो, मतलब h² = p² + b²। तो ये आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये जब लगता है जब आपको दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो, h² = p² + b²। फिर हम थोड़ा सा राइट एंगल में और आगे चलते हैं। तो राइट एंगल में हमारे पास आते हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, 3 आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का मतलब क्या है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज थीटा के सामने वाली। अब थोड़ा सा थीटा हम अलग जगह बना लेते हैं, थीटा यहाँ बनाते हैं। तो थीटा के सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर, और ये जो बच जाएगी वो क्या होगी, बेस। अब हमने रेशोज़ लिखना है, हमारे पास 3 रेशोज़ होते हैं। साइन थीटा, ये बाय हार्ट याद होने चाहिए, पेपर में कहीं नहीं लिखे पाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से कॉस थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से आपके पास आता है टेंजेंट थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपने 3 रेशोज़ को यूज़ करना है। कैसे पता चलेगा कौन सा रेशो होता है। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है और एंगल गिवन है, तो आप क्या निकालोगे, साइन थीटा। इसी तरीके से बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो कॉस थीटा। फॉर एग्जांपल हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस निकालनी है तो आप क्या लगाओगे, कॉस थीटा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या लगाओगे, टेंजेंट थीटा, दैट इज़ tan थीटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चलें तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज़ 1/2 * b * h। ये एक फार्मूला होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। लेकिन जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाता है या एक्यूट लाइक दिस ट्रायंगल बनता है तो इसमें बेस आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें व्हाट यू नीड इज़ यू नीड दिस एंगल एंड यू नीड दिस 2 साइड्स a and b, ठीक है, A and B, and what we are required to do is you have to put the formula for the area 1/2 into A into B। A और B नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन C। साइन C का मतलब क्या है कि ये वाला थीटा, साइन C का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का कोई भी एंगल, जो दोनों के बीच में एंगल है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि 1/2 into A into B into साइन C का मतलब है कि जो आपके दोनों के बीच में एंगल है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में एक बच्चा मुझसे थोड़ा सा एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पूछे थे कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरे पास अगर फ़ोटोज़ में ये चीज़ रखी हुई हो तो मैंने पूरा एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का एक वो बनाया हुआ है, वो यहाँ पर ही ऑन सेट कर देता हूँ। एक मिनट just give me a minute। अच्छा, close it down। अच्छा, रिंग का बहुत बच्चों के जहन में रिंग का आ रहा होगा कि सर ये रिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं है, रिंग कहाँ से आएगी, क्या आएगी, कहाँ। अभी रिंग वाली कहानी को भी सॉर्ट आउट कर देते, टेंशन नहीं लेनी। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के सारे फार्मूलाज, आर्क लेंथ का भी और पैरामीटर का भी, एक पूरा कॉन्सेप्ट भी आ गया। आप टेंशन नहीं लेना है कि अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आगे देख लो, ठीक है। ये जूम आउट करके जूम इन करके देखोगे तो ये पूरी पिक्चर आपके पास इसीलिए बनाई है ताकि आप जो है वो इजीली इसको कर सको, ठीक है। ये पिक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको जूम इन करके देखोगे तो हमारे पास एरिया थोड़ा सा एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है। हमें वो नहीं देखना, हमने की फार्मूलाज देखने। आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, θ/360 × 2πr। आर्क लेंथ क्या चीज़ होती है, सर्कल की जो ऊपर वाली लेंथ होती है जो राइट से लिखी हुई है ना, दैट इज़ कॉल्ड द आर्क लेंथ। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे θ/360 × πr²। इसी तरीके से पैरामीटर निकालेंगे तो पहले आर्क लेंथ निकालेंगे और फिर उसको जो है वो रेडियस को, दोनों रेडियस को आर्क लेंथ में प्लस कर देंगे तो देन यू विल बी गॉटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सेंटर। तो ये 3 चीज़ें आपके पास आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आते हैं, एक बच्चा मुझसे पूछा था कि सर एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है इस कंटेंट में, लेकिन एरिया ऑफ रिंग के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं है। तो एरिया ऑफ रिंग का मतलब है ये, ठीक है। अब वो
ट्रिग्नोमेट्री नहीं 11 प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सेंटर है आपके पास। सेंटर से आपने यहाँ देखो एरिया ऑफ रिंग में मसला ये बताऊँ क्या कहता है, वो कहता है इस रिंग का एरिया निकालो। रिंग का कौन सा, ये जो आपके पास बनी हुई है ना, इस रिंग का एरिया निकालना। तो अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। इसका रेडियस कितना होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये दोनों सर्कल का सेंटर है तो इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे ज़रा गौर से देखना। आप पहले इस पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लोगे और फिर उसमें से आप क्या करोगे, इस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। तो क्या ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, तो ये कहलाती है एरिया ऑफ रिंग। तो आप क्या निकालोगे, एरिया इक्वल्स टू θ/3 मतलब पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 पाई आ गया। और इसी तरीके से दूसरा देखोगे तो ये पूरा क्या है 8 आ रहा है। तो आप दूसरे का एरिया, ये स्मॉल ट्रायंगल का आ गया, स्मॉलर सर्कल का आ गया। अब आप लार्जर वन का निकाल लो तो वो आ जाएगा 64 पाई, ठीक है। 64 पाई में से आप 16 पाई माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 16 इफ़ यू मेक मी करेक्ट 58 और 48। तो 48 पाया आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। और एरिया को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उसको जो है वो वॉल्यूम को क्यूब में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ 3D, एरिया ऑफ रिंग। जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना वो बच्चों को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब कोई आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसका फॉर्मूला याद कर लो कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ जाएगा, ठीक है। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को डिस्कस करना है या बता दूं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, देखो ये अगर एक ट्रायंगल है ना, तो ये जो आपके पास लाइन बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यहाँ होता है। कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से क्लास में दे चुका हूँ तो कॉन्सेप्ट देने नहीं बैठा हुआ। एक बात बस ये बताऊँगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख के दे तो समझ जाना वो यही वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ये वाले एंगल से स्टार्ट कर सकते हो सवाल। कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मत मार्क कर लेना वरना पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग, जस्ट दी एंड, ठीक है। फिर अगर हम नेट्स की बात करें तो नेट्स में मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को नेट डायग्राम में ही चीज़ें कराई थी, जो वो वर्कशीट बनाई थी उसी से रिलेटेड चीज़ें कराई थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वही चीज़ ढूंढ लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो फिर नेट डायग्राम हम यहीं कर लेते। ठीक है, आई गेस ये थी हमारे पास PDF। इसको बड़ा गौर से बड़े तरीके से हमने जो है वो क्लास में इसको सॉल्व आउट करा था। हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि नेट्स होती क्या चीज़ है। सर नेट्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका क्यूब खुलता है तो वो किस तरीके से दिखता है, आपका क्यूबॉइड खुलता है तो वो किस तरीके से दिखता है, आपका सिलेंडर खुलता है तो वो किस तरीके से खुलता है, आपका ट्रायंगुलर पैरामिड खुलता है तो आपको किस तरीके से दिखेगा, आपका स्क्वायर बेस पैरामिड खुलेगा तो आपको किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास कहाँ आती है, नेट्स में आती है। अच्छा, जब तक आसान नहीं होती है, जब तक नाम वगैरह पूछा होता है, जब तक वो पूछा होता है, हाँ जब वो बनाने के लिए कहता है तो हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। भाई देखो, पार्ट ऑफ अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड इज शोन बिलो। अब आपने पार्ट दिखाया है, आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब ये देखो रेक्टेंगल में, क्यूबॉइड में हमेशा याद रखो 2 रेक्टेंगल एक जैसे होंगे, 2 रेक्टेंगल एक जैसे होंगे, या तो चारों रेक्टेंगल एक जैसे होंगे और 2 साइडों में स्क्वायर या रेक्टेंगल बने हुए होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। रेक्टेंगल की पहचान, क्यूब में सारे एक ही जैसे होंगे, 4 एक साथ होंगे, ठीक है, और 2 साइडों में बने हुए होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, क्यूब की फॉर्म। और इसी तरीके से सिलेंडर में क्या होगा, एक बीच में रेक्टेंगल, 2 साइडों में आपके पास क्या बने हुए होंगे, 2 साइडों में आपके पास सर्कल बने हुए होंगे। इसका मतलब क्या होता है, सिलेंडर। इसी तरीके से अगर वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल इधर खोलेंगे, एक रेक्टेंगल इधर खुल जाएगा। पहले हम बीच में एक वो बनाते, बीच में एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर इधर एक रेक्टेंगल बनेगा, फिर इधर एक रेक्टेंगल बनेगा, इधर एक ट्रायंगल बनेगा, इधर एक ट्रायंगल बनेगा। ये बन गया आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। वाई, बिकॉज सर देखिए, आप गौर से देखिए इसको, ये एक रेक्टेंगल है, एक ये सामने वाला है, एक पीछे वाला रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल जो है 2 ट्रायंगल है, तो 3 रेक्टेंगल बनाए लाइन में और 2 ट्रायंगल्स बना दिए, ठीक है। ये चीज़ अगर वो बॉक्सेस के साथ कहते हैं तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 बॉक्स, तो आप
2x2 का एक क्यूब बना देंगे। क्यूबॉइड में गए तो क्यूबॉइड में देख लो पहले, एक ये रेक्टेंगल है कितने का है 5x2 का, फिर ऊपर वाला रेक्टेंगल भी कितने का है 5x2 का है, फिर पीछे वाला भी और नीचे वाला भी, चार 5x2 के, तो 5x2 के 4 रेक्टेंगल बना दी और साइडों में 2x2 का एक 2 स्क्वायर्स आ रहे, तो साइडों में 2x2 के 2 स्क्वायर्स बना लिए। दिस इज़ कॉल्ड नेट। ठीक है। अच्छा, अब पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आ सकती है सर? पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? पेपर 2 में आपके पास आ सकता है, अगर पेपर 2 है तो पेपर 2 में सर हमारे पास आ सकता है मेंसुरेशन, पूरा हमारे पास पेपर 2 में आएगा। मेंसुरेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, आप लोग के पास बुक्स हैं, चीज़ें हैं, तो जस्ट गो फॉर इट। मैं कुछ चीज़ें अगर आप लोग को एडिशनल होती है मैं भेज भी देता हूँ, इसमें ऐड ऑन कर दूँगा। ठीक है। एरिया ट्रिग्नोमेट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग रख के जाना है, सिमिलैरिटी को स्ट्रॉन्ग रख के जाना है, इंसर्ट्स स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा देख लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से हो रहा है। फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करके जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से अलजेब्रा थोड़ा बहुत करके जाना, बाकी चीज़ें जो है वो आपके पास पेपर 1 में बच जाती है, तो पेपर 1 में आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, तरीके से करना, ध्यान से करना, और व्हेन यू आर डूइंग द पेपर जस्ट व्हेन यू आर कंप्लीटेड द पेपर जस्ट डू अ रीचेक ऑन इट एंड देन जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।